Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today daily editorial analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे हमारे आज के पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हम पॉपुलेशन जो इशू है उसे डिस्कस करेंगे. आप इसे जीएस 1 सोसाइटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. नाउ इस पूरे आर्टिकल में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाउ इंडिया शुड फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल. नाउ द इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन द ओल्डर अडल्ट्स that they should live with dignity and also on healthy the population aging. We need to move away from population control now. अब हम देखेंगे, हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है उसे डिस्कस करेंगे. And we'll see that currently our focus should be on investing on human capital, on the older adults living with dignity and on healthy population aging. That is why the title of this article is Moving Away from Population Control Now. So let's deep dive into this article. Now सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है हम उसे डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू the United Nations World Population Prospect 2022, India will become the most populous country by 2023. मतलब 2023 में हम चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर जाएंगे and India will become the most populous country in the world with population around 140 करोड़. Now अगर हम कंपेयर करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में हमारी पॉपुलेशन 34 करोड़ थी एंड अगले साल 2023 में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट वी विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़. ऑल्सो जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखें सो वी आर एट द थर्ड स्टेज नाउ. आप ज्योग्राफी की क्लासेस में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ते हैं. पहली स्टेज में क्योंकि हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं होती, फूड सिक्योरिटी नहीं होती, तो बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है. धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होती हैं. बर्थ रेट हाई होता है लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. फिर आती है थर्ड स्टेज जिसमें अवेयरनेस, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के पैरामीटर्स इंप्रूव कर जाते हैं और इस स्टेज में बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर जाता है और डेथ रेट भी लो कांस्टेंट रेट पे आ जाता है. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज एट द थर्ड स्टेज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. And right now we are experiencing a slowdown in our growth rate. Also this is because of the low mortality. क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ चुकी हैं कि जो मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज हो गया है, सर्वाइवल बढ़ गया है, तो इसीलिए ग्रोथ रेट हमारी जो है वो स्लो डाउन हो गई है. पहले क्योंकि हेल्थ कंडीशंस इतनी ज़्यादा होती थी, उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मोर्टेलिटी ज़्यादा था, तो इसीलिए ज़्यादा बर्थ रेट हाई था. क्योंकि पता नहीं कि कौन कौन सर्वाइव कर पाएगा, ये सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं. बट अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि अब हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी इंप्रूव हो चुकी हैं कि अब हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कॉन्स्टेंटली लो है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी डिक्रीज़ हो चुकी है. ऑल्सो हमारी जो फर्टिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग रैपिडली. ये कुछ करंट डेमोग्राफिक सिचुएशन इंडिया का चल रहा है. ऑल्सो इंडिया हैज़
17.5% population of the world. And as per the United Nations World Population Prospect, India will reach 150 crore population by 2030 and 166 crore by 2050. So these are the forecast regarding India's population. अब यहाँ पे सबसे पहले अब दिमाग में याद है कि अभी पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है, तो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को और डिकोड कर लेते हैं. इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक 75 ईयर की जर्नी हमारी हो चुकी है एंड हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं. 1960s में हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो कुछ 2% से करीब थी, थोड़ी सी 2% से ज़्यादा थी. करंटली हमारी जो ग्रोथ रेट है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय 2025 इट विल फॉल डाउन टू 1% ओनली. हाउएवर अगर हम ये बात करें कि हमारी पॉपुलेशन कब स्टेबल हो जाएगी, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी में अभी काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना होगा. एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं दैट बाय 2064 वी विल अचीव द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एंड तब हमारी पॉपुलेशन कुछ 170 करोड़ 170 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी. ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022. ये जो पॉपुलेशन का इशू है इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR. हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट हैज़ बीन स्लिप डाउन टू 2 and this is a very significant demographic milestone for India because for the very first time in our history, in our journey, we have decreased our total fertility rate and it has came down to 2. Also जब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन अपनी रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी के लेवल पे पहुंच चुकी है, इवन आफ्टर रीचिंग द रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब एक इंडिविजुअल अपने आप को रिप्लेस कर पा रहा है, इवन आफ्टर अचीविंग द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी द पॉपुलेशन स्टिल कंटिन्यूज टू ग्रो फॉर एटलीस्ट 3 to 4 decades एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन मोमेंटम. पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है, जब ज़्यादा नंबर में वुमेन ऐसी हो जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हों, तो ऐसे केस में पॉपुलेशन मोमेंटम रहता है. रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी अचीव करने के बाद भी 3 to 4 decades तक जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती रहती है, वो पॉपुलेशन मोमेंटम चलता रहता है. जब हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी स्टेट्स जिन्होंने इस टारगेट को अचीव कर लिया है, जिनकी टोटल फर्टिलिटी रेट 2 तक पहुंच चुकी है, एक्सेप्ट फॉर बिहार, यूपी, झारखंड, मणिपुर एंड मेघालय. ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी टोटल फर्टिलिटी रेट 2 नहीं पहुँचा है. एंड इसके पीछे रीजंस भी हैं. ऑल ऑफ दीज स्टेट्स हैव देयर ओन बॉटलनेक्स, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज़ ऑफ लिटरेसी. ना जब आप यूपी, बिहार, झारखंड इन स्टेट्स की बात करते हैं तो यू सी दैट देयर इज़ हाई इलिटरेसी लेवल. इलिटरेसी लेवल की वजह से भी फर्टिलिटी रेट डिक्रीज नहीं हो रहा. वन मोर फैक्टर विच इज़ चाइल्ड मैरिज. इन्हीं स्टेट्स के अंदर चाइल्ड मैरिज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है. तो वो स्पैन जिसमें जो विमेन है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है वो बढ़ जाता है आफ्टर मैरिज एंड दैट कैन लीड टू मोर फर्टिलिटी रेट. Then also in these states we have high levels of under 5 mortality rate. मतलब 5 साल के कम बच्चों की अगर आप mortality rates देखें तो इन states में ज़्यादा है, तो जिसके चलते यहाँ पे जो birth rate है वो भी ज़्यादा है. Whenever we talk about population control, population management, fertility rate, the role of women is very important and women should be the deciding factor and for that you need women empowerment. लेकिन अगर आप ये women empowerment देखें तो एक पैरामीटर जो हम इन स्टेट्स में देख सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे
वर्कफोर्स के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लो है। इसका मतलब इन स्टेट्स में अभी उतनी ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट नहीं आई है, अभी तक विमेन को उतनी डिग्निटी नहीं मिल पाई है कि वो ओपनली अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को इस्तेमाल कर पाएँ, फैसले ले पाएँ। Also, as compared to other states as well, these states have low contraceptive usage as well. And as we said, the majority of women in these states, they do not have an economic or decisive say in their life. So without improving the quality of life for women, without improving the status of women in society, we cannot achieve these parameters. This development is only a lopsided one. So the role of women is very important when it comes to the population and to control the fertility rate. तो ये तो बात थी पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर। फिर हमने थोड़े ही दिनों पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर अपना आर्टिकल डिस्कस किया था। डेमोग्राफिक डिविडेंड जब हम देखते हैं तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे वर्किंग एज में ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो इफ़ यू हैव लार्जर पॉपुलेशन इट मीन्स दैट यू हैव ग्रेट ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, एंड दैट लीड्स टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अल्टीमेटली दैट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लास्ट 7 डिकेड्स में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 50% टू 65%। तो इसका मतलब अभी वर्किंग एज में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो गई। 14 साल के कम बच्चे और 65 ईयर से ज़्यादा लोग, ओल्ड एज एंड दी यंग चिल्ड्रन, दे आर लेस बिकॉज वर्किंग एज ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो में डिक्लाइन आया है। इवन इसे लेकर भी यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट है इसमें कहा गया है दैट इंडिया विल हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क फोर्स ग्लोबली इन नेक्स्ट 25 years and 1 in the 5 working age group person will be living in India। तो ये जो वर्किंग एज बढ़ जाने वाला है दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग टिल मिड ऑफ 2050। तो ये ऐसी विंडो है जिसमें इंडिया को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो पोटेंशियल है वी नीड टू मेक मोस्ट ऑफ इट। बट व्हेनेवर वी डिस्कस these issues related to population, there are many obstacles here as well, especially also when you talk about harnessing the demographic dividend. One of the important obstacle over here is health. Let's start with women. Every other woman in reproductive age group is anemic. Every third child in India below 5 years of age is stunted. जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है सो आउट ऑफ 160 नेशंस वी स्टैंड एट 101. We are also a leader when it comes to share of non-communicable diseases. India is a global disease burden leader. And these non-communicable diseases have almost doubled since 1990s in India. And these non-communicable diseases is the cause of more than 62% of death in India. Diabetes is so common. In India, you have more than 8 crore people with diabetes. Diabetes को भी छोड़ दे तो एयर पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है। एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबली डेथ्स हो रही हैं एंड इंडिया काउंट्स फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ दीज डेथ्स बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन विच आर हैपनिंग इन इंडिया अलोन. Also, in contrast, India's healthcare infrastructure is also inadequate, it is inefficient. India's public health financing is low, it varies between 1% to 1.5% of the GDP and जब हम इसको world wide compare करते हैं it comes among the lowest percent in the world जो कि इंडिया में public health को financing मिल रही है.
Also, the share of elderly population in India is increasing. It is expected that by 2050 it will go by 12%. And after 2050 the elderly population will increase sharply. 2050 तक ही आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली विंडो है, और उसके बाद ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये ओल्ड एज पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन में डेवलप होनी, कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी. तो हेल्थ एक बड़ा पैरामीटर है. जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो उसमें हेल्थ एक ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए. बट फिलहाल जब हम इंडिया के नंबर्स देखते हैं तो हेल्थ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है. हेल्थ के साथ साथ सेक्स रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है. इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कंसर्न फॉर इंडिया. That India has this male dominant sex ratio. In 1951, India had sex ratio of 946 female over 1000 males. कि अगर 1000 males हैं तो we had 946 female. In 2011, the sex ratio was 943 female per 1000 males. And by 2022, this year, it is expected that it will grow to 950 females per 1000 males. 1 in the 3 girls are missing globally due to sex selection. It could be both prenatal, it could be postnatal, and this happens in India. Out of total 142 missing girls, 46 million girls are in India. So this is another demographic concern for independent India. Along with this, education and employment also plays an important role. See, हमने कल के आर्टिकल में भी यही डिस्कस किया था कि जब हम इंडिया के लेबर फोर्स की बात करते हैं, we see that our labor force is constrained by the absence of women from the workforce. Because in India, only a fourth of women are employed. तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो पार्टिसिपेशन रेट है वर्कफोर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा लो है. ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट इन इंडिया इज़ नॉट अप टू द मार्क, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था. सो हमारी कंट्री में बेशक नंबर ऑफ वर्कफोर्स है, लेबर सरप्लस है, बट वी आर लैकिंग इन द बेसिक स्किल विच इज़ नाउ नीडेड इन द मॉडर्नाइज्ड जॉब मार्केट. एंड हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन but with the lowest employment rate, it is a big hurdle when it comes to reaping the potential of our demographic dividend. So this is the reason why in the beginning of this article I emphasize that now we need to focus, now we need to take focused action on extensive investment in human capital, on the older adults with living with dignity, having a healthy population aging. We need to prepare a suitable infrastructure जिसमें सारी की सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो. We need massive investment in quality education and health. So therefore, the focus should not be on population control anymore. Instead, it should be on the augmentation of quality of life. Now, the quality of life should be the priority. So that is why the title was moving away from population control and focusing on other important parameters. ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में था, प्लीज़ इसे स्टडी कीजिएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.